अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने सेकंड ईयर की काफ़ी सारी तैयारी कर ली है और अब पेपर सर पे है। तो इस इमीडिएट वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि बच्चे कुछ मिस्टेक्स करके आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस छोड़ आते हैं एग्ज़ाम में जो कि आपको शायद आते होते हैं, या कुछ ऐसी ट्रिक लगाने से शायद आपका वो परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन वो टिप्स आपको नहीं पता होती। तो हम इस वीडियो में एक पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके दौरान हम कुछ टिप्स सीखेंगे और वीडियो के आखिर में कुछ एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल कुछ टिप्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगली वीडियो जो है वो आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होता है सेकेंड ईयर का, स्पेशली फेडरल बोर्ड जिस तरीके से कंडक्ट करता है। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको वो वाली नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब वो वीडियो प्रैक्टिकल वाली आ जाएगी। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जी, तो ये स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ पोर्शन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन इज़ वैलिड। तो इसको समझने के लिए हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को देख लेते हैं, हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा होता है। तो जो भी एक इंस्ट्रक्शन आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो बेसिकली पहले आती है रनिंग स्टेट में, और रनिंग स्टेट से फिर वो सम टाइम, अगर उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो वो रेडी स्टेट में चली जाती है, और फिर जब उसका टर्न आता है तो वो वापस रनिंग स्टेट में आ जाती है। और रही बात ब्लॉक स्टेट की, तो ब्लॉक स्टेट में हम देखेंगे कि सिर्फ हम एंटर होते हैं, रनिंग से ब्लॉक में जाते हैं, और ब्लॉक से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रेडी में जाती हैं। तो ब्लॉक में जाने का एक ही तरीका है, रनिंग स्टेट से, और रनिंग और रेडी स्टेट आपस में कंटिन्यूस एक वो चल रही होती है ट्रांजेक्शन्स। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था और आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रेडी टू ब्लॉक। तो रेडी से तो हम ब्लॉक में जा ही नहीं सकते, रनिंग से हम ब्लॉक में जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ब्लॉक से हम डायरेक्ट रनिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लॉक स्टेट से हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम ब्लॉक स्टेट से हम रेडी स्टेट में तो जा सकते हैं, रनिंग स्टेट में नहीं जा सकते। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक है, रनिंग टू रेडी। इसके अलावा है, इन विच SDLC फेज द प्रोजेक्ट टीम मस्ट डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और नॉट। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, और ये पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कौन से फेज़ में प्रोजेक्ट टीम डिसाइड करती है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ आगे जाना चाहिए या नहीं। कोडिंग फेज़ में तो ऑलरेडी कोडिंग चल रही है, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, अब तो कोडिंग सिर्फ हो रही है, तो इस फेज़ में ये डिसाइड नहीं कर सकते। मेंटेनेंस फेज़ में प्रोजेक्ट बन चुका है, अब वो मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये वाला क्वेश्चंस भी यहाँ पे भी मैच नहीं होता। ड्यूरिंग जो है वो SDLC फेज़ का ये पूछ रहा था कि हम उसको लेके चल सकते नहीं। थर्ड है एनालिसिस फेज़। एनालिसिस फेज़ में भी अभी तो प्रोजेक्ट एनालाइज हो रहा था कि प्रोजेक्ट बन सकता है, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो ये वाला ये क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी ठीक नहीं है। प्लानिंग फेज़ के अंदर ये डिसाइड होता है कि अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इन सारी चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। तो इसका ऑप्शन है DIR कमांड है, जो कि डायरेक्टरी को शो कर रही होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम कन्वर्जन इन विच ओल्ड सिस्टम इज़ डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिस्टम। तो इसमें पहला है पायलट फेज़। पायलट में क्या होता है कि एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉट द होल प्रोजेक्ट, और एक छोटा सा पोर्शन जो है वो पहले लॉन्च किया जाता है, फिर दूसरा पोर्शन तो वो पायलट फेजेस में आ रहा होता है। तो ये तो है ही नहीं, वो कह रहा है कि एंटायरली चेंज हो जाता है ओल्ड सिस्टम विद द न्यू सिस्टम। पैरेलल फेज़ में जो है वो दोनों सिस्टम चल रहे होते हैं, ओल्ड और न्यू, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। डायरेक्ट जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन होती है, डायरेक्ट कन्वर्जन में ओल्ड सिस्टम हट जाता है और नया सिस्टम आ जाता है। फेज़ में जो है वो फेज़ वाइज हो रहा होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं ठीक था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस किस्म के बहुत सारे आपको मे बी क्वेश्चंस आए थ्योरी में भी, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और MCQs में भी, तो इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जी, इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें तो देखें, इफ़ A इक्वल्स टू 10 और B इक्वल्स टू A++, तो इन स्टेटमेंट्स को जो A++ लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन।
अगर ये प्लस प्लस ए होता तो ये प्रीफिक्स नोटेशन होता। इसको मज़ीद एलाबोरेट करते हैं, समझते हैं। अब बेसिकली इस स्टेटमेंट को रिज़ॉल्व करने के लिए ये हमारे ना दो पार्ट्स हैं इसके। एक पार्ट इसका ये पार्ट है और एक है बी इक्वल्स टू पार्ट। अब इसके अंदर इक्वल्स टू आपको पता है लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये जो ए प्लस प्लस है इसका मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा बाद में, मतलब ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस वन बाद में एग्जीक्यूट होगा और बी को पहले उसकी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास देखें यहाँ पे 10 थी, ए इक्वल्स टू 10, और बी की वो ए की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये तो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ए प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है यानी कि बाद में एग्जीक्यूट होने वाले, तो बी की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। अगर इस स्टेटमेंट के बाद दोबारा ए को हमने प्रिंट करवाना होता तो ए की वैल्यू चेक करनी होती, तो ए इंक्रीमेंट तो होगा 10 से 11 तो होगा लेकिन बाद में होगा, तो और बी की वैल्यू पहले ही असाइन हो चुकी है तो वो 10 ही रहेगी। तो आंसर हमारा जो है वो बी इक्वल्स टू 10 वाला रहेगा। अच्छा, लेकिन अब आगे हम चलें तो देखें, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि इफ़ ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, ये प्रीफिक्स था, इसमें ए की वैल्यू पहले 11 हो जाती इस तरीके से और फिर वो बी को असाइन होती। तो बी की वैल्यू इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो है वो 11 थी जी। यहाँ पे ये 10 नहीं, ये 11 आएगा। तो ये इसका जो आप अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर हमारे पास बी इक्वल्स टू 11 होता, क्योंकि पहले ये इंक्रीमेंट हो जाता और बाद में ये असाइन होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। तो इसके अंदर चार इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए। स्विच स्टेटमेंट हमें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द लूप्स। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मकसद होता है कि जो करंट आइटरेशन चल रही है उसको स्किप करो और स्टार्ट ऑफ द लूप आ जाओ। तो इसका जो ये स्विच वाला तो कंडीशनल था, ब्रेक जो है ये भी जो है वो स्विच स्टेटमेंट में चल रहा होता है। खैर ये लूप में भी काम करेगा। एग्ज़िट स्टेटमेंट का मतलब है कि एग्ज़िट कर जाओ, जहाँ पे भी हो उससे एग्ज़िट करो, प्रोग्राम से इवन एग्ज़िट कर जाओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू का बेसिकली जो मकसद है वो ये होता है कि करंट आइट्रेशन को स्किप करो। अगर लूप 7th आइट्रेशन पे तो 7th आइट्रेशन को ना चलाओ, 8th आइट्रेशन को चलाओ, तो ये मकसद होता है। अच्छा, इसके बाद है इफ़ x इक्वल्स टू 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द 7th एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे। जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें अब हमने 9 एलिमेंट्स का एक एरे वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर, और इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो a ऑफ 0 में होगा। इसी तरीके से ये हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, ये थर्ड होगा। तो -1 हम लोग बेसिकली चल रहे होते हैं। एक तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमने एक्सेस करना है 7th एलिमेंट को, तो 7th एलिमेंट हमें मिलेगा a ऑफ 6 के ऊपर। ये जो a ऑफ 6 है बेसिकली ये हमारा 7th एलिमेंट है, ठीक है। ये जो है हमारा ये 7th एलिमेंट है। अब a ऑफ 6 होगा कैसे? जो क्वेश्चन था उसके अंदर अगर हम देखें तो x की वैल्यू 5 थी। अब x प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमने पहले अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये पोस्टफिक्स नोटेशन है, x की वैल्यू बाद में एग्जीक्यूट होगी। ये जो रेफरेंस आएगा वो बेसिकली होगा a ऑफ 5। x की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू 5 ही रहेगी इस स्टेटमेंट में। तो ये 6 एलिमेंट तो बनता नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है a ऑफ प्लस प्लस एक्स, वही प्रीफिक्स नोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा a ऑफ 6। सो दिस इज़ द राइट आंसर। a ऑफ 7 का मतलब है 8th, a ऑफ 7 का मतलब है 8th एलिमेंट, तो ये हमारा ठीक नहीं था। a ऑफ x करेंगे तो 6 एलिमेंट होगा, तो 7th एलिमेंट का ऑप्शन भी जो है वो ठीक बनता है। सो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फेनोमेनन ऑफ हैविंग 2 और मोर फंक्शन इन ए प्रोग्राम विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन और ओवरलोडिंग। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। द डिफरेंस ऑपरेटर इज डोनेटेड बाय स्टेरिक। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टेम्प ऑफ टाइप फ्लोट। तो इसका आंसर है जो है ऑप्शन नंबर सी के एड्रेस ऑपरेटर जो है वो
हमें पता है किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल दिस इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर C++ क्लास। तो C++ की जब हम क्लास बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है वो क्लास के लिए प्राइवेट होता है। आइडेंटिफाई द हेडर फाइल नीडेड टू रीड राइट एंड मैनिपुलेट द फाइल। तो फाइल स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं आमतौर पे, एफ स्ट्रीम बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू फाइल। तो इसका ऑप्शन जो है वो पुट होगा। यहाँ पे अगर पुट सी भी होता तो भी वो आंसर ठीक था। तो बहरहाल इन दैट केस द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब हम शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। सो लेट्स कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन। तो बनता नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है ए ऑफ प्लस प्लस एक्स, वही प्रीफिक्स नोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स की वैल्यू 5 थी तो एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, और ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए ऑफ 6। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ए ऑफ 7 का मतलब है एट्थ, ए ऑफ 7 का मतलब है एट्थ एलिमेंट, तो ये हमारा ठीक नहीं था। ए ऑफ एक्स करेंगे तो 6 एलिमेंट होगा, तो 7th एलिमेंट का ऑप्शन बी जो है वो ठीक बनता है। सो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फेनोमेनन ऑफ हैविंग 2 और मोर फंक्शन इन ए प्रोग्राम विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन और ओवरलोडिंग। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। द डिफरेंस ऑपरेटर इज डोनेटेड बाय स्टेरिक। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टेम्प ऑफ टाइप फ्लोट। तो इसका आंसर है जो है ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर C++ क्लास। तो C++ की जब हम क्लास बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है वो क्लास के लिए प्राइवेट होता है। आइडेंटिफाई द हेडर फाइल नीडेड टू रीड राइट एंड मैनिपुलेट द फाइल। तो फाइल स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं आमतौर पे, एफ स्ट्रीम बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू फाइल। तो इसका ऑप्शन जो है वो पुट होगा। यहाँ पे अगर पुट सी भी होता तो भी वो आंसर ठीक था। तो बहरहाल इन दैट केस द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब हम शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। सो लेट्स कम टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस माजरत वो थ्योरेटिकल हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, रट्टा ही लगाना पड़ेगा। जैसे वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, और इसी तरीके से राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। तो आ जाते हैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ जहाँ पे कुछ समझने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आई थॉट इज़ दैट राइट डाउन द रीजंस फॉर फॉलोइंग इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। अब ये क्वेश्चंस आपको डिफरेंट आस्पेक्ट से वो पूछ सकते हैं। तो इसका ना एक जर्नल फार्मूला है, वो आप लोग अगर हम वो याद कर लें तो फिर हमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरिएबल का जब भी हम नाम रखते हैं तो उस नाम रखने के ना कुछ ये 3 रूल्स हैं, आसान से रूल्स हैं, क्वाइट इजी। सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल का जो नाम है वो कोई रिज़र्व वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी इंटीजर का नाम फ्लोट नहीं रख सकते, इसी तरीके से किसी इंटीजर का नाम फॉर नहीं रख सकते, क्योंकि फॉर तो एज ए फॉर लूप यूज़ हो रहा होता है। इफ़ नहीं रख सकते क्योंकि इफ़ एक स्टेटमेंट है ऑलरेडी, तो रिज़र्व वर्ड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रूल। वेरिएबल का नाम रखने का जो सेकंड रूल है, उसके अंदर हम वेरिएबल के नाम के ना 2 पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका वेरिएबल के नाम का फर्स्ट लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा एप्पल, तो जो पहला ए है वो फर्स्ट लेटर है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं PPLES, वो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो दैट मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर साइन, इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं है। ABCD में से होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर साइन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ABC भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, अंडरस्कोर ABC भी वैलिड है, इसी तरीके से। और ये सारे ऐसे वेरिएबल वैलिड होंगे जिसमें पहला लेटर अंडरस्कोर हो या लेटर हो। इसके अलावा जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल 1A, अब 1 जो है वो ना लेटर है ना अंडरस्कोर है, इलीगल। डॉलर पहला लेटर है, वो ना अंडरस्कोर है ना लेटर है, इलीगल। तो ये सारे इलीगल कहलाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो हैं वो 3 चीज़ों के कम्बिनेशन हो सकते हैं, लेटर्स का, अंडरस्कोर का और नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एग के अंदर पहला कैरेक्टर O है और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ये हैं। इन
रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में कोई भी चीज़ इन 3 चीज़ों के अलावा नहीं होनी चाहिए, लेटर, अंडरस्कोर साइन या नंबर। अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ है तो वो इलीगल है। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ये $1 एक वेरिएबल का नाम है, तो डॉलर जो है ना वो लेटर है, ना वो अंडरस्कोर है और ना ही वो नंबर है, तो इस वजह से वो इलीगल है। इसी तरीके से 1 स्पेस एग, तो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में स्पेस भी अलाउ नहीं है, क्योंकि ना वो लेटर है, ना वो अंडरस्कोर है, ना वो नंबर है। तो इन रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हम इस किस्म के तमाम सवालात के जवाब दे पाएंगे। अब हम आ जाते हैं राइट डाउन द रीजंस फॉर फॉलोइंग इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। पहला जो है वो स्टार्ट है नंबर से, इलीगल है। दूसरा जो है उसके अंदर रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर में डॉलर है, इलीगल है। तीसरा जो है वो लॉन्ग एक रिजर्व वर्ड है, तो ये तीनों इलीगल है। डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर होता है। अगर ए ऑफ नॉट ऑफ ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगी, 1 है तो वो 0 हो जाएगी। बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि बाइनरी यानी कि दोनों चीज़ें लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी कोई दो चीज़ें होनी चाहिए। तो उसकी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं। राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स। तो टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स के अंदर जो हम देखें तो 3 डिफरेंसेस ये कुछ बनते हैं कि कंटेंट में टेक्स्ट फाइल जो वो ह्यूमन रीडेबल होती है। हमने अगर उसके अंदर फ़ाइल को सेव किया है किसी नाम से, फॉर एग्ज़ाम्पल अशरफ से, तो वो उसके अंदर लिखा हुआ भी हमें अशरफ ही नज़र आएगा। जबकि बाइनरी फ़ाइल के अंदर अगर मैंने अशरफ सेव किया है तो वो बाइनरी कोडेड होगा और उसके अंदर अशरफ नहीं लिखा होगा, रॉ बाइनरी डेटा नज़र आएगा। लाइन एंडिंग्स होती हैं डिफ़ॉल्ट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करता है टेक्स्ट फाइल में वही ऐड होती हैं, और बाइनरी फाइल्स के अंदर कोई इस किस्म का फॉर्मेशन नहीं चल रही होती। फाइल साइज़ टेक्स्ट की जो है वो लार्जर होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज है बाइनरी फाइल्स का कि वो लेस स्पेस लेती हैं और एफिशिएंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद है हाउ द कंस्ट्रक्टर डिफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रक्टर्स। ये देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल है, आसान सा है। राइट डाउन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, ये भी थ्योरेटिकल, ये भी देख लीजिएगा। राइट डाउन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SDLC। अब आ जाते हैं जी प्रोग्रामेटिकल क्वेश्चंस की तरफ। माजरत हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। व्हाट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखें, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसकी आउटपुट क्या होगी, हमने ये बताना है। अब स्टेटमेंट है x = 3, y = 17। तो सी आउट x डिवाइड बाई वाई, यानी कि 3 डिवाइड बाई 17 होगा, एक आउटपुट आएगी। उसके बाद /t है, स्पेस होगा टैब का। फिर हमने क्या किया, y को डिवाइड कर दिया x से, यानी कि 17 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो इंटीजर में है तो उसका इसलिए आंसर यहाँ पे उन्होंने 5 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे, ये चूँकि इंटीजर में था तो x डिवाइड बाय 17 है। अब यहाँ पे ये आंसर भी ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 0 भी लिख दें तो भी आंसर ठीक है, क्योंकि इंटीजर में वो 0 ही आंसर बनेगा, पॉइंट में वो डेटा को शो नहीं करता। खैर, बाकी दूसरी आउटपुट 5 इसने शो की हुई है, तो क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, पॉइंट में दिखाएगा नहीं और इंटीजर है इस वजह से। फिर स्पेस है, फिर x रिमाइंडर y, तो जो रिमाइंडर बचेगा जब वो डिवाइड करेगा x रिमाइंडर y करेगा तो फिर रिमाइंडर जो है हमारे पास 2 बचेगा। 3 5 से 15 और रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो ये इस तरीके से इसकी आउटपुट होगी। खैर, इसके बाद आते हैं राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स की आउटपुट पहले स्टेटमेंट के देखें, अगर आप x की वैल्यू 5 है और y की 15 है, तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये जब ट्रू डिस्प्ले करता है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। अब x की वैल्यू 5, तो 5 ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। दूसरी कंडीशन है y लेस देन 10, तो 15 लेस देन 10 तो है नहीं, कंडीशन फॉल्स है और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो एक भी ऑप्शन गलत हो जाए तो वो गलत आता है, यानी कि ये फॉल्स आएगा इसका आंसर। अच्छा, आउटपुट बतानी है तो s = 3 + 13 + 21 रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर 4 ये वाला ऑप्शन पहले जो है वो एग्जीक्यूट होगा और बाद में +13 होगा, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो अकॉर्डिंगली जो भी आएगा, पहले 21 का रिमाइंडर 4 ले लें तो
1 आएगा और 1 + 13 14। m मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 वेयर m इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये है कि m इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय 2। तो m 12 है, m इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, तो 24 m के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। राइट ऑन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट्स आम तौर पे हम स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं ताकि केसेस के दरमियान जो है वो कंटिन्यूटी ना रहे और ब्रेक्स आ जाए। तो जब एक केस एग्जीक्यूट हो जाए तो वो डायरेक्टली दूसरे उसके ऊपर ना जाए बल्कि लूप से बाहर आ जाए। जैसे ही कोई उसको केस मिले और उसको वो चलाए और फिर वो बाहर आ जाए। राइट ऑन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ एग्जिट स्टेटमेंट। एग्जिट स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम से ऑल द वे बाहर आ जाने के लिए। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट कमेंट्स इन ए प्रोग्राम। कमेंट्स लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। दो किस्म के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से आते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स आते हैं स्लैश स्टैटिक से स्टार्ट होते हैं और स्टैटिक स्लैश पे के ऊपर क्लोज हो जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल? ये आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आए हम लोग मैथ्स के अंदर। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। तो इसकी आउटपुट अगर देखनी है तो इसका ना एक अगेन एक जनरल सा एक फार्मूला है, वो आप नोट डाउन कर लें, आपके बड़े काम आने वाला है। वो ये है कि जब भी आउटपुट आपको से पूछे ना तो आप लोग एक टेबल बना लें, रफ पेज के ऊपर एक टेबल ज़रूर बनाएं, फिर आपकी आउटपुट कभी भी गलत नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें वेरिएबल्स हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स होते तो हर वेरिएबल का एक हम कॉलम बना लेते हैं। खैर यहाँ पे हमने वेरिएबल एक हमने आइट्रेशन का बना लिया है, लूप्स यहाँ पे आएंगे। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ सी है और आउटपुट हमने शो करनी है। तो लेट्स सी कैरेक्टर सी इक्वल्स टू ए। सी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जो है वो ए है, सिंगल कोट में है, कैरेक्टर है तो वो लेटर इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। डू वाइल लूप है, सी आउट, पहले इसकी आउटपुट आ जाएगी सी, तो सी के अंदर क्या स्टोर था ए, तो ए की आउटपुट में आप ए लिख दें। उसके बाद क्या है फिर स्लैश टी है और ये सेमीकोलन क्लोज है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सी इक्वल्स टू सी प्लस 2। तो सी एक कैरेक्टर था ए, उसके अंदर दो कैरेक्टर्स और ऐड कर दिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वैल्यू थी 65 तो वो 67 हो जाएगी। तो ए के ऊपर था तो वो अब चला जाएगा ए के बाद बी पे नहीं जाएगा बल्कि सी पे चला जाएगा। तो सी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सी हो जाएगी और आउटपुट में अगेन हमने सी प्रिंट करवाया है तो फिर आउटपुट हो जाएगी इसकी, ऑलरेडी एक आउटपुट में ए था और सी भी प्रिंट हो जाएगा तो ए सी इसकी आउटपुट बनेगी। एज ए होल मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं। उसके बाद अब ये चेक करेगा कि सी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के है, तो सी तो लेस देन इक्वल्स टू के है। तो जब तक ये चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि सी की वैल्यू सी थी और सी लेस देन जो है वो के है, तो वो आगे चलेगा। तो इसी तरीके से ये आउटपुट जनरेट होती जाएगी, वो +2 होता जाएगा। तो कहने का मकसद ये इन शॉर्ट कि आप लोग एक टेबल बनाएं इसी तरीके से, जब भी आउटपुट पूछता है उसमें वेरिएबल रखें, आउटपुट रखें और आइट्रेशन रखें और आइट्रेशन मूव करते जाएं और आउटपुट उसकी जनरेट करते जाएं और साथ साथ वेरिएबल की वैल्यू भी जो है वो चेंज करते जाएं। नेक्स्ट आते हैं जी, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। तो इसकी आउटपुट बतानी है तो लेट्स सी। अब इसके अंदर हमने एक एरे डिफ़ाइन किया हुआ है वैल्यूज़ के साथ, वैल्यूज़ का, और फर्स्ट एलिमेंट है उसका 4, 17, 29 एंड 23 और इसने फिर प्रिंट करवाया सी आउट वैल्यूज़ ऑफ 2। तो वैल्यू ऑफ 2 का मतलब है थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे, क्योंकि एरे एलिमेंट स्टार्ट होता है 0 से। अगर मैं कहता वैल्यूज़ ऑफ 0 तो वो 4 को रेफ़र कर रहा होता, वैल्यूज़ ऑफ 1 17 को, वैल्यूज़ ऑफ 2 20 को। तो प्रिंट करवाया है, आउटपुट में हम लिख देंगे 20। दोबारा नेक्स्ट नीचे आएगा, अभी लूप शूप नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ 20 चलेगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देखते हैं क्या होता है। पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, प्लस प्लस वैल्यूज़ ऑफ 0। चूँकि इंटीजर एरे है, सिंपली उसने पहले एलिमेंट के अंदर एक ऐड कर दिया,
प्लस प्लस वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ की जो ज़ीरोथ एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट था वो 4 था, तो 4 को उसने क्या कर दिया 5, और उसको उसने साथ में सी आउट भी कराया हुआ है, प्रिंट भी कराया हुआ है। तो 4 था तो वो 5 प्रिंट हुआ। थर्ड रो में सी आउट वैल्यूज़ ऑफ 1 प्लस प्लस। अब वैल्यूज़ ऑफ 1 क्या है, 0 एलिमेंट ये है और 1 एलिमेंट जो है वो ये है। अब पोस्ट फिक्स है, प्रिंट पहले होगा, ऐड बाद में होगा। तो यहाँ पे 17, चूँकि प्रिंट पहले होगा तो 17 ही प्रिंट होगा, तो इसकी आउटपुट ये होगी 25 और 17। तो ये है। आगे चलते हैं। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इफ एल्स। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर में होता क्या है कि हम एक ही लाइन के अंदर 4 लाइन को सम अप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे चेक करेगा कि नम रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 है। अगर है तो पहला स्टेटमेंट चलेगा इवन, अगर नहीं है तो दूसरा स्टेटमेंट चलेगा ऑड। इसी को इफ़ एल्स की फॉर्म में लिखना हो तो सिंपली जी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इफ़ नम रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 तो सी आउट करो इवन, एल्स आउटपुट करो ऑड। इसको 1 लाइन स्टेटमेंट में हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इफ एल्स का क्वेश्चन आ जाता है ये, और वो कहता है इसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, तो इसका आंसर ये बनेगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग while लूप टू ए फॉर लूप यूजिंग such that the output remains the same। तो while i greater than 0 और i equals to i minus 2, तो ये रिवर्स लूप है, 20 से स्टार्ट होगा और 0 तक चलता चला जाएगा। तो इसको हमने फॉर लूप में रीराइट करना है। तो सिंपली हम स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे i equals to 20, जब तक i, वही वाली स्टेटमेंट जो वाइल लूप की थी, ग्रेटर देन 0 इधर लगा दी, i माइनस माइनस यहाँ पे था -2, i इक्वल्स टू i माइनस 2, तो i माइनस इक्वल्स टू 2 लिखें या i इक्वल्स टू i माइनस 2 लिखें, बात से सेम है। और यहाँ पे i की वैल्यू, तो इस तरीके से हम इसको रीराइट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर लूप गिवन होता और वाइल लूप बनाना होता तो भी हम इसी तरीके से करते कि हम रिवर्स उसको स्टार्ट कर रहे होते। जी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बहरहाल एक पेपर हम शॉर्ट एक सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक आपको आइडिया हो जाए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे साइज़ एंड एरे इंडेक्स। एरे साइज़ और एरे इंडेक्स अभी हमने कोई ऊपर क्वेश्चन आया था आई थॉट, तो इसका मकसद ये होता है कि एरे का साइज़ कितना। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a ऑफ 5, तो वो एरे का साइज़ होगा 5। और अगर मैं कहता हूँ इंटीजर मैं ना लगाऊँ और सिर्फ a ऑफ 5 लिखूँ, तो वो उसका इंडेक्स होगा जो कि 6 इंडेक्स होगा, राइट। इसकी हमने पहले भी पीछे भी इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड एरे विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो इस स्ट्रिंग की कोई एग्जांपल देख लीजिएगा। सिंपल कैरेक्टर एरे जब हम बनाते हैं तो वो स्ट्रिंग एरे कहलाता है। कंपेयर लोकल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है वो लोकल होता है, अगर किसी फंक्शन में तो फंक्शन तक रहेगा, जबकि स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो पूरे प्रोग्राम में उनका स्कोप होता है, और जहाँ भी कहीं वैल्यू चेंज होती है वो उसको इफेक्ट करती है। राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। ये आप देख लीजिएगा। रीराइट द प्रोग्राम सेगमेंट आफ्टर रिमूविंग एरर्स। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटीजर a ऑफ 10, तो एरे को इस तरीके से डिक्लेयर नहीं करते, इस ब्रैकेट से, वो स्केयर ब्रैकेट्स होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होती। सी आउट जो है इन्होंने लिया हुआ है सी इन की तरह। तो ये जो ग्रेटर देन साइन है ये लेस देन साइन बनता है सी आउट में। एंटर नंबर्स इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इन्होंने बंद नहीं किया हुआ, ये भी एक एरर है। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i माइनस माइनस, दैट्स फाइन। और सी इन का जो है वो लेस देन किया हुआ है, वो ग्रेटर देन होगा। और a ऑफ i, तो यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किए जबकि स्केयर ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। कंसीडर द एरे डेफिनेशन फ्लोर टेबल 5 हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एन एरे हैव। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 डायमेंशनल एरे है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 एरे एलिमेंट्स होंगी। राइट स्टेटमेंट दैट असाइंस 36.5 टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं
कि फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब कि ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा, बोथ आर रेफरिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, और उसकी वैल्यू जो है वो 36.5 इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो अगर वो कहता है कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे लिखो तो फिर वो क्या बनेगा, अगेन 4 बनेगा। उसकी वजह ये है कि वो अभी हमने देखा था पीछे जो क्वेश्चन था एरे इंडेक्स क्या होता है, और तो यहाँ पे ये लास्ट एलिमेंट चूँकि हम उसको 1 माइनस जो उसकी वैल्यू है वो चल रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ रेफरेंस ऑपरेटर देख लीजिएगा, ये एड्रेस ऑपरेटर जो होता है। राइट डाउन द पर्पस ऑफ साइज़ ऑफ फंक्शन विथ एग्जांपल, साइज़ ऑफ एरे का साइज़ बता रहा होता है कि इसका साइज़ कितना है। डिफाइन ए क्लास स्टूडेंट एंड कंटेंट्स पब्लिक डेटा मेंबर इंक्लूडिंग गेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास स्टूडेंट बनानी है और उसके अंदर एक गेट फंक्शन बनाना है। सिंपल एक गेट फंक्शन बनाना है और वो ये है। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं, ये आपकी मर्ज़ी ना डालिएगा। मैंने फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स कुछ बना दिए थे, पब्लिक नेम, एज और जीपीए, और एक गेट फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया और उस गेट में हमने कहा भाई एंटर नेम, एंटर एज और इसी तरीके से एंटर जीपीए। तो गेट का जो बेसिक फंक्शन बनता था कि वो कुछ वैल्यूज़ गेट करना चाह रहा है तो वो हमने गेट कर ली है सिंपल, और इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। Write a C+ program that reads the base and height of the triangle and display the area by using the formula। तो ये एक मज़ीद एक और प्रोग्राम आपने बनाना था, तो ये भी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर जो मेन जो थीम है वो आपने एरिया कैलकुलेट करना था, तो उसका कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल ये, बाकी बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। इनपुट ली हमने उसकी और एरिया उसका कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो वेरी लॉन्ग वीडियो इनफैक्ट। खैर, राइट ए C+ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू और डिस्प्ले एरिया ऑफ ए सर्कल। एक मेन्यू आएगा जिसमें पहले में लिखा होगा डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल, डिस्प्ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंटर योर चॉइस 1 से लेके 3 तक। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो प्रोग्राम शुड आस्क द रेडियस। अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो प्रोग्राम शुड आस्क द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड डिस्प्ले द एरिया इस तरीके से, और डिस्प्ले एरर मैसेज इफ़ यूज़र एंटर्स आउटसाइड द रेंज 1 to 3। तो इसका प्रोग्राम ये है इस तरीके से कि पहले सबसे हम लोग मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे और ज्योमेट्री कैलकुलेटर मैंने लिख दिया, डिस्प्ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल आउटपुट सी आउट किया, इसी तरीके से जो उन्होंने कहा था 2 के ऊपर ये आउटपुट किया, एंटर योर चॉइस किया 1 to 2, चॉइस इनपुट ले ली। इसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट में डाल दिया उसको। अगर स्विच स्टेटमेंट में केस 1 क्या है, केस 1 का मतलब ये है कि अगर उसने 1 एंटर किया यूज़र ने यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू, अगर वो 1 एंटर करेगा तो फिर वो उसका रेडियस पूछेगा और एरिया उसका कैलकुलेट करके इस तरीके से बता देगा, और फिर हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आती है। अगर यूज़र एंटर करता है 2 तो केस 2 में आएगा और वो उसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनवैलिड चॉइस प्रिंट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। सिंपल प्रोग्राम है, फुल 7 मार्क्स, चूँकि ये 5 मार्क्स। इसके बाद है राइट ए C++ कोड दैट प्रिंट्स सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब देखें इसको, अगर हम देखें तो प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, एक सीरीज़ है 1 से लेके 99 तक, और ऑड सीरीज़ है, ऑड नंबर्स की 1 3 5 7। तो 1 से लेके 99 तक ऑड नंबर्स होते हैं 50। तो हमारा जो लूप चलेगा वो 50 नंबर ऑफ़ टाइम्स चलेगा। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया n = 50 और लूप को चलाया 1 से लेके 50 टाइम्स, और हर दफ़ा हमने i को क्या किया, i + = 2। तो वो 1 से शुरू होगा और 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, इसी तरीके से वो 50 टाइम्स तक चलता रहेगा। और करेगा क्या, सम प्लस इक्वल्स टू i × 2। इसका मकसद ये होता है सम इक्वल्स टू सम प्लस i × 2। तो जो भी i पावर 2 × 2
आई मल्टीप्लाई बाय 2, फिर भी ठीक है, स्क्वायर ही आएगा। तो स्क्वायर ऐड हो जाएगा जो प्रीवियस सम आया हुआ था। तो इस तरीके से वो प्रीवियस सम्स को कैलकुलेट करता रहेगा। दूसरी बात ये है कि सम की जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ताकि हमारा आंसर ख़राब ना हो। तो ये है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ SDLC एक्सप्लेन डिटेल इन फिजिबिलिटी, आप देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल है, डिफरेंट बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम, ये भी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस, थ्योरेटिकल है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स बाय यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन ए फंक्शन। तो अच्छा, ये वाला मैंने किया हुआ है। राइट ए C+ प्रोग्राम दैट डिफाइंस द फंक्शन नेम सेल्सियस that takes Celsius temperature as an argument and returns its equivalent temperature in Fahrenheit using the फार्मूला डिफाइन है। तो एक फ़ंक्शन हमने क्रिएट करना था बेसिकली। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक फ़ंक्शन बनाया। ये बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम में वो ये आपसे चाहता है कि ये आप बना दें, सिर्फ ये आप फंक्शन बना दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो फंक्शन में हमने क्या किया है, पैरामीटर लिया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट किया है यूजिंग दिस फार्मूला। तो सेल्सियस में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रिप्लेस होगी और ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो पूरे प्रोग्राम में जो नंबर हैं आपके ये 5 मार्क्स, ये बेसिकली इस फंक्शन के हैं। तो रिटर्न करेगा फ़ारेनहाइट। नीचे फंक्शन मेन में तो हमने सिर्फ इसको कॉल किया हुआ है, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया, एंटर टेम्परेचर सेल्सियस किया, इनपुट ली उस सेल्सियस में और यहाँ पे हमने उस फंक्शन में पास कर दिया वो जो सेल्सियस टेम्परेचर था और वो हमें मिलेगा इस वेरिएबल में और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर किसी ने 50 एंटर किया था तो वो जाएगा यहाँ पे इस वाले सेल्सियस में 50 और 50 यहाँ पे रिप्लेस होगा और ये कैलकुलेट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। टाइम वाज शॉर्ट बट लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डोंट स्किप द वीडियो, लास्ट पार्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट एग्जामिनेशंस। थैंक यू जी। हमारी टिप नंबर 1 है रिव्यू। तो चले आए समझते हैं इस रिव्यू का मकसद क्या है। रिव्यू का मकसद है कि जो आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं जिनका आप लोगों ने रट्टा लगाया है, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनका रट्टा ही लगाना होता है, वो आप उसमें ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है। या इसको यूँ समझ लेते हैं कि आपके जो बुक है उसके अंदर जो उनकी डिटेल्स है उसको आपने समझने से ज़्यादा रट्टा लगाना है, याद करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने समझना है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें जो मैंने कुछ सॉर्ट आउट किए हैं ये फर्स्ट ईयर का, उनके मैंने रील्स बनाई भी हैं। वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आपके पास वो रील्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी जी। तो टिप नंबर 2 है एक्टिव रिकॉल। तो एक्टिव रिकॉल का मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको याद नहीं हो पा रहे तो आप उनको तेज़ आवाज़ से पढ़ें और ताकि वो आपकी एक्टिव मेमोरी के अंदर आ जाएं। और इसके अलावा कुछ सेल्फ़ क्वेश्चंस करें आप। तो जब आप अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आपको नहीं आता एंड यू शुड हैव टू रिव्यू दैट। तो ये एक टिप है। इसी तरीके से अगर हम टिप नंबर 3 की तरफ जाएँ तो अब आ जाती है बात एग्ज़ाम डे के ऊपर। तो जब एग्ज़ाम शुरू हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आपने रिव्यू करना है MCQ पेपर को बिफ़ोर आंसरिंग प्रॉम्प्टली कि आपने आंसर देना शुरू कर दें। आपने पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना है और फिर उसके बाद आपने उनको आंसर देना शुरू करना है। तो जब आप आंसर देना शुरू करेंगे रिव्यू करने के बाद तो आपने जो मोस्ट कंफर्म क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर कर दें। और उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है, आपको आमतौर पे एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि थ्योरी पेपर भी आपको MCQ के साथ दे दिए जाते हैं। अगर दे दिए जाते हैं तो वेल एंड गुड, दिस विल बी एन एडवांटेज फॉर यू। उसमें आप क्या करें कि थ्योरी के पेपर को भी एक दफ़ा रिव्यू कर लें अगर आपके पास टाइम है। तो उसमें से भी आपको बहुत सारे MCQ के आंसर मिल जाते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ही MCQ का आंसर भी होता है थ्योरी के पेपर्स में, तो फिर आप उसमें से दें। उसके अलावा भी अगर आपसे कुछ MCQ रह जाते हैं तो फिर आप जो ऐसे ऑप्शंस जो कि मोस्ट अनलाइकली ऑप्शंस हैं वो आप एलिमिनेट करें। तो जो आपको डाउट है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करें। दिस इज़ टिप नंबर 3। लेट्स कम टू द टिप नंबर 4।
आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर वेटेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो अननेसेसरी ज़्यादा लिख देते हैं या बहुत कम लिख कर आते हैं। तो जब आप कम लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलते, जब आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स तो उतने ही मिलने होते हैं जितने आपको मिलने होते हैं। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो बोर्ड के जो पेपर का जो फॉर्मेशन है उसमें 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे। तो आपने 3 नंबर के क्वेश्चंस में कम से कम आप ट्राई करें, कोशिश करें कि 3 डिफरेंट जो उसके आस्पेक्ट्स हैं क्वेश्चंस के आंसर वो लिख कर आएँ। 3 आस्पेक्ट ज़रूर लिखें ताकि एग्ज़ामिनर जब चेक करे तो आपको वो मार्क्स दे सके 3 आउट ऑफ 3। इसके अलावा अगर आपके जहन में और भी पॉइंट आ रहे हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हैं, तो आप रहने दें उसको और दूसरा पेपर अटैम्प्ट करें। जब आखिर में टाइम मिले तो मे बी यू कैन ट्राई इट आउट। तो आपने 3 नंबर के सवाल में 3 पॉइंट्स ज़रूर लिख कर आने ताकि एग्ज़ामिनर को आसानी हो आपको 3 नंबर देने में। एक्स्ट्रा उसके बारे में ना लिख कर आएँ और कम भी ना लिख कर आएँ। अगर आपके जहन में कोई 2 पॉइंट्स आते हैं तो उसको एक्सटेंड करने 3 पॉइंट्स में। तो इसी तरीके से डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग अननेसेसरी मटेरियल, वो हमने आपको बताया। और लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मार्क्स के, दैट शुड हैव एटलीस्ट 7 लाइंस होनी चाहिए। उनको ड्रैग करें। कुछ उस कंटेंट्स जो आपके जहन में आ रहा है उसको बढ़ा के लिखें और कम से कम 60 डिफरेंट फैक्ट्स या 60 डिफरेंट लाइंस उसके बारे में ज़रूर लिख के आएँ आपको, ताकि उतने मार्क्स मिल सकें। इसके बाद में चलते हैं लास्ट अपनी टिप के ऊपर। कुछ मिसलिनियस टिप्स हैं और ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। एक तो ये कि बच्चे रात को स्टडी करते हैं और जो कुछ पढ़ते हैं वो सुबह उनको याद ही नहीं होता क्योंकि जहन थक जाता है और अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक सर्टेन टाइम तक पढ़ें और फिर सो जाएं और सुबह फजर के बाद, आजकल फ़जर जल्दी होती है, तो फिर आप फजर के बाद इन तमाम क्वेश्चंस को रिव्यू करें। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, ये एक साइंस है, बहरहाल एक साइंस है कि एग्ज़ाम्स के स्टार्ट होने से पहले आप एग्ज़ाम्स के शुरू होने से पहले आप वाशरूम ज़रूर जाएँ। ये तो वो एक प्रेशर है, वो रिलीज़ हो जाता है और फिर आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम ख़्याल नहीं आता कि मैंने वाशरूम जाना है। इसके अलावा आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। अगर आपका पेपर हो गया है 100% एंड यू आर श्योर अबाउट दैट, तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल छोड़ दें। अदरवाइज़ आपने टिल एंड ऑफ द एग्ज़ाम वहाँ पे बैठना है। आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनको आपने रिव्यू करना है। कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड होती है, वेरी गुड, उसको ऐड करें। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, कुछ क्वेश्चंस अगर आखिर में रह जाते हैं तो उनको आप छोड़ के नहीं आएँ, बल्कि उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को आप रीराइट करें और उस क्वेश्चंस के अंदर जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ लाइंस लिख के आ जाएं। आई होप कि ये टिप्स आपके कुछ काम आएंगी बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ऑल्दो दिस इज़ लेट वीडियो। बहरहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोज़ में आपको हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो पेपर होना है थ्योरी का, उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस, बल्कि PBA के पेपर हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।